हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जो है हम लोग हिस्ट्री वाला पोर्शंस कर रहे हैं। तो कभी क्लास 6, कभी क्लास 7, कभी क्लास 8, इस तरीके से एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमें सब है, लेकिन ऐसे चैप्टर जो कि आपको सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, पहले हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि 60 मार्क्स में जो 20 मार्क्स जो रहता है डियर, वो हम लोगों का पेडालॉजी रहता है। पेडालॉजी में 20 में हम लोग 90 मार्क्स 18 मार्क्स बहुत ईजिली ला सकते हैं। बाकी 40 मार्क्स में हम लोगों को कहाँ कहाँ और किस किस चैप्टर से पढ़ना है, ये बहुत मैटर रखता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे 5 साल तक, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सीटेट का प्रिपरेशन करने से पहले आप ये देखिएगा ना कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, और कुछ टॉपिक होती है जिससे बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, बस उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहता है क्वेश्चन का। ठीक है ना, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए मुगल, ठीक है, ये चैप्टर से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन जो है शायद आपको 2024 में भी जुलाई वाला सेशन देखने को मिला था। ठीक है। तो मुगल जो थे ना, ये दो वंशज थे। तो पहला जो है माता की ओर से, दूसरा जो थे ये पिता की ओर से। माता की ओर से चंगेज खान है, जो कि चीन और मध्य एशिया के पे राज करते थे। और पिता की ओर से शासक तैमूर है, तैमूर के वंशज थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु 404 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल सब जो है एक बार एक समझना है। ठीक है, ताकि आपको ये हमेशा याद हो। तो क्या हुआ कि ये जो है ना अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए ऐसा था क्योंकि चंगेज खान की जो स्मृति थी, जुड़ी हुई स्मृति, उस सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित था। और यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उजबेकों से भी संबंधित है। अगर हम लोग दूसरी ओर बात करें तो तैमूर के वंशज होने पर इन्हें गर्व होता था, क्योंकि इनके जो महान पूर्वज थे ना, वो आपका 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देखिए हम यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश से ही जो डेट रहेगा उसको बोलेंगे। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। ओके। तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए ये लोग जो है ना अपने आप को जो है अपने आप को जो है ये तैमूर के वंशज कहलाने पर गर्व महसूस करते थे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो है चित्र बनवा कर किया, और प्रत्येक मुगल शासक जो थे वो तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। ठीक है। इन लोगों को इतना गर्व महसूस होता था। ये एज इट इज़ याद रखिएगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके आपको पूछ लिया जाता है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, और फिर बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, 2-3 ऑप्शन देके। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो याद रखिएगा। अब देखिए मुगल सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। मुगल शासक जो बाबर है ना, इनकी जो कार्यकाल है 1526 से लेकर 1530 तक थी। जब वो 1494 में जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किए थे, और उस समय उनका वर्ष 12 वर्ष था। देखिए कहीं पे हमें 11 वर्ष देखने को मिलता है, कहीं पे 12 वर्ष देखने को मिलता है। तो दूसरी ओर जो उज़्बेकों की मंगोल की जो दूसरी शाखा है, देखिए ये जो उज़्बेक है ना, ये मंगोल की दूसरी शाखा है। ठीक है। तो ये लोग आक्रमण कर दिए थे, और उसी के कारण जो उसकी अपनी जो पैतृक गद्दी थी ना, उसको छोड़ना पड़ा था, और वो बहुत साल तक इधर उधर भटकते रहे। फिर 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिए थे, और 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी थे उनको पानीपत में हराया था। तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें ये इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे, और दिल्ली और आगरा में जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है। और पानीपत के लड़ाई में ही पहली बार जो है तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के साथ साथ टीचर लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपका किस युद्ध में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो ये आपका वही पानीपत की लड़ाई थी, जो कि 16वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि आपकी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे।
अब देखिए उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा, देखिए इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। आई थिंक ये आया था 2024 में, आपका जुलाई वाला सेशन पे आया था। और ये शायद उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। ये जो आपका ये जो गर्व, ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ से, ये क्वेश्चन शायद 2024 में या उससे पहले हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन पक्का है 2024 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखे हैं कि 2024 में जो जुलाई का एग्ज़ाम था ना, उसमें देखे थे, ठीक है। कि जो ये मुगल जो थे ना, वो किस पे आपका विश्वास रखते थे, ज्येष्ठ अधिकार पे या आपका सहदा याद में, ठीक है। देखिए क्या होता है उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा, इसमें क्या था ना कि पहले क्या था कि जो ज्येष्ठ पुत्र रहता था ना, उसको दे दिया जाता था, वो उत्तराधिकारी रहता था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मुगल लोग क्या किए थे ना, मुगल लोग इस पे नहीं सही तरीका वो आपका ज्येष्ठ अधिकार पे मानते थे, ठीक है। नहीं, सहदावाद में इसके अनुसार क्या था ना कि उत्तराधिकारी जो थे वो मतलब जी पिता के जितना भी पुत्र रहेगा, मान लो 4 पुत्र है तो चारों पुत्र को इक्वल प्रॉपर्टी जो है में डिवाइड कर दिया जाता था। इसको हम लोग सहदायाद कहते थे, ठीक है। तो इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वो सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। समझ में आ गया कि सहदायाद और श्रेष्ठ अधिकार किसको कहते हैं। तो ये मुगल लोग किस पे विश्वास रखते थे, ये सहदायाद में, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो जितने भी पुत्र होते थे उसमें इक्वल डिवाइड हो जाता था, ठीक है ना। और पहले जो था वो ज्येष्ठ अधिकार था, जो कि ये लोग गलत मानते थे ज्येष्ठ अधिकार में, क्योंकि ज्येष्ठ अधिकार में क्या होता था कि जो बड़े पुत्र होता था ना उसी को दी जाती थी। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देखने को मिला है। नेक्स्ट है मुगलों ने अन्य शासकों के साथ संबंध। तो देखिए ये लोग ना अपना मतलब कि लगातार युद्ध करते रहते थे, अभियान करते रहते थे, जब तक कि वो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर लेते थे, ठीक है ना। उनके साथ वो बहुत काफ़ी युद्ध चलता था, तो इसलिए बहुत कोई जो थे ना इसके सामने घुटने टेक देते थे, और कोई कोई क्या करते थे, मुगल घराने में अपनी बेटी को विवाह कर देते थे, ठीक है। इस तरीके से उन लोगों का एक रिश्ता जुड़ जाता था और उनके सामने जो है वो मतलब कि झुक जाते थे, ठीक है। लेकिन एक राजा का एक याद रखिएगा, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, ये बहुत ही लंबे समय तक मुगल के साथ जो है मतलब कि विद्रोह करते रहे। और अंत में जो है जब मुगल से ये हार गए, तो पता है मुगल क्या किया, मुगल बहुत ही चालाक, बहुत ही सावधानी से क्या किए, उनका जितना भी मतलब कि जागीर थी उसको वो वापस कर दी है, किसको, सिसोदिया राजपूत को, मेवाड़ के। और बहुत ही इज्जत के साथ जो है उनको वापस कर दिए। तो इसके कारण क्या हुआ था ना कि, और उनके कोई अपमान भी नहीं किए थे, तो इसके कारण जो था ना इसका प्रभाव बहुत पड़ा था, बढ़ गया था मुगल का। कि देखो मुगल लोग जो है जीतने के बाद भी जो है वो मतलब कि जो जागीर थे उसे लेते नहीं थे, बल्कि वापस जो है उन राजा को वो दे दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो प्रभाव था बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये प्रभाव को, किसी भी चीज़ को जो है ना वो अच्छा है तब तक रहता है जब तक रहता है, ठीक है ना। कभी चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, वो किसी ना किसी की नज़र में बुरा ही रहेगा। इसलिए ये जो संतुलन था वो हमेशा के लिए वो बरकरार नहीं रख पाए थे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोगों का मनसबदार और जागीरदार है। तो मनसबदार और जागीरदार मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये मनसबदार मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो कि वो अपने मनसब यानी अपने जो सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है, एक ये पद होता था। तो ये आपका मुगल के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसमें पद, वेतन और सैन्य दायित्व जो है निर्धारित कर दिया जाता था। पद और वेतन का जो निर्धारण होता था ना वो आपका जात की संख्या पर निर्भर था। यानी जात की संख्या जो जितना ज़्यादा अधिक होता था, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी अधिक होता था। मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब है ये एक तरह का पद था। जैसे अभी कोई सरकारी नौकरी निकलती है ना, तो जैसे वो पद होता है ना, सचिवालय का पद है, ये सेक्रेटरी है, ये वो है, इसी तरह मनसबदार का एक पद था जिसमें वेतन दी जाती थी और सैन्य उत्तरदायित्व दी जाती थी। और इनका जो वेतन था ना वो किस पर निर्भर था, तो उसकी जात पर निर्भर था। यानी जितने अच्छे वो जात के थे उतने ही अच्छा उसका वेतन उसको दिया जाता था। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते होंगे। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, जैसे जहांगीर की माँ कछुआ की
कछुआ की राजकुमारी थी, या अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपुत्र शासक के पुत्र थे, जहाँ शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी और वो मेवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक के पुत्र थे। ठीक है, तो देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग जो है आपका मुगल लोगों के साथ जो है अपनी बेटियों को शादी कर दिया जाते थे, देते थे, ताकि उनके सामने वो लोग झुक जाए और उनका एक रिश्ता जो है बना रहे। ठीक है, और वो उस पर आक्रमण ना करे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है आपका जात की श्रेणियाँ, जैसे कि 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल में ऐसे मनसबदारों की संख्या जो थी 79 थी। और इसका क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, ये क्लियर है ना। मनसबदार को हम लोग वेतन कैसे देते थे, उसके जात के अनुसार देते थे, है ना। तो यहाँ पे मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि के रूप में पाते थे, और यानी राजस्व इकट्ठा करने के लिए इन लोगों को भूमि दिया जाता था। ठीक है, कि भाई देखो इतना भूमि है, इस भूमि के अंदर जो जितना किसान जो है खेती कर रहा है उससे तुम राजस्व हासिल कर सकते हो, और इसी को हम लोग जागीर कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इक्ताओं के समान थे। यानी ये जो जागीर कहते थे जो कि इक्ताओं के समान थे। लेकिन मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी वो अपने जागीर पे नहीं रहते थे। जागीर पे क्यों नहीं रहते थे भाई, क्योंकि उन लोगों को अपने सैन्य अभियान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, बस अपना राजस्व एकत्र करते थे, वो जो जमीन उन लोगों को मिलती थी। ठीक है, अब पता है आपको ये जो जमीनें मिलती थी ना, तो ये इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वो जो राजस्व वो वसूली कर रहे वो ज़्यादा ना हो, वो उतना ही हो जितना कि उन्हें मिलना चाहिए, उनके वेतन से के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ भी करप्शन ना हो, इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इनका राज्य मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। यानी देखिए, यानी जागीर से वो उतना ही राजस्व वसूल कर सकते थे जो कि उसके मतलब कि वेतन जितना हो उसी के बराबर हो, उससे ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान दिया जाता था। ठीक है ना। और इसलिए ये लोग पता है क्या करते थे, समय समय पर मनसबदार को क्या करते थे, मतलब कि चेंज कर दिया करते थे। मान लो इसको 3 साल के लिए मनसबदार बनाया जा रहा, फिर इसको हटा के इसके पद पर दूसरे को मनसबदार बनाया जाता था। क्लियर है ना। तो यहाँ से यहीं तक, यहाँ से ये चीज़ आपको डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है जब्त और जमींदार क्या होती है। तो जैसे मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था वो किसान की उपज था। ठीक है, तो अधिकतर स्थान पे किसान जो थे वो ग्रामीण कुलीनो यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से जो है वो राजस्व देते थे। स्थानीय सरदार, देखिए स्थानीय यहीं पे आपका मनसबदार, स्थानीय, ये सब का जो है, और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये लोग क्या करते थे, स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व एकत्र करते थे। मतलब एक व्यक्ति था जो कि आपका जो, या तो हम जो आपका गांव का जो मुखिया होता है, मान लो वो अगर राजस्व इकट्ठा करके वो उसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो इकट्ठा किया करते थे। समस्त मध्य स्तर के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग किया करते थे। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम गांव की मुखिया की बात करें या एक गांव का शक्तिशाली जो सरदार होता है ना उसकी बात करें, तो चाहे कुछ भी हो, ये तो बस एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, मनसबदार का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल थे। याद रखिएगा, वो 10 साल तक जो है अपना इस पद पे काम किए थे, 1570 से लेकर 1580 तक। तो ये बहुत ही सावधानी से सर्वेक्षण किया था। उसके बाद ही जो है वो हर चीज़ पे एक राजस्व जो है निश्चित किया था कि प्रत्येक सब सूबे या प्रांत को जो है आपका राजस्व मंडलों में बांट दिया गया था, और प्रत्येक फसल के लिए एक राजस्व दर जो है आपका की सूची बनाई गई थी। मतलब कि अगर मान लीजिए आप इस चीज़ के लिए इतना आपको राजस्व देना है, इस चीज़ के लिए इतना राजस्व देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये राजस्व प्राप्त करने की ये जो अव्यवस्था थी ना, इसी को हम लोग जब्त कहते थे। मतलब राजस्व प्राप्त करने की मतलब कि आप गेहूँ आप खेती कर रहे हैं तो खेती के बदले में ये इतना राजस्व दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या, इसी चीज़ को क्या कहते थे हम लोग, जब्त कहते थे। तो ये जो व्यवस्था थी उन स्थानों पर प्रचलित था जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ठीक है, और सावधानी प्रयोग, यानी कि वहीं पे पॉसिबल था जहाँ पे
जो है वो उस भूमि का नियंत्रण करते थे और उसका हिसाब किताब रखते थे। लेकिन ऐसा निरीक्षण जो है गुजरात और बंगाल प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, जहाँ पे जब्त जो है वो सिस्टम लागू नहीं हो पाया था, वो आपका गुजरात और बंगाल जैसे जगह है जहाँ पे ये जो सावधानी पूर्वक यहाँ पे हिसाब किताब नहीं रखा गया था और निरीक्षण नहीं किया गया था। देखिए कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे ना कि पता है वो मुगल से ही जो है विरोध करने लगे। वो बोले कि नहीं भाई, हम अपना खेती कर रहे हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, हम तुमको राजस्व क्यों दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो जो है मुगल के ही खिलाफ विद्रोह करने लगे थे। और 17वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। अब जैसे ये तो 16वीं शताब्दी की बात है, तब ये लोग स्टार्ट हो गए थे विद्रोह करना। लेकिन 17वीं शताब्दी के आखिर तक क्या हुआ था, किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दिया। ठीक है कि भाई हम उगा रहे, हम क्यों तुमको राजस्व दे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे शाहजहाँ के जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किसान लोग हैं ना, तो ये लोग जब मतलब राजस्व नहीं देते थे, मतलब कि जो टैक्स दिया जाता था खेती करने पे या ये करने पे, जब ये लोग नहीं देते थे तो इन लोगों पे इस तरीके से जुल्म ढाया जाता था। फिर जैसे जैसे किसान लोग मतलब कि आगे बढ़ते गए, उन लोगों की मतलब वो थोड़ी शक्तिशाली होते गए ना, उन लोगों का मतलब कि फिर वो इसकी विरोध जो है मुगल से जो है इनका विरोध करने लगे। देखिए अकबरनामा ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हमने इस टॉपिक में भी आपको बता दिया था कि अकबर के जो करीबी मित्र थे अबू फजल, उन्होंने ही अकबरनामा लिखे थे। और ये 3 जिल्द मतलब कि 3 पार्ट में हम लोग कह सकते हैं लिखे थे, उसी का नाम अकबरनामा था। तो पहला जो था ना वो पूर्वजों के बारे में था, दूसरा जो था ना वो अकबर के शासन काल में था, और तीसरा जो था उसी को हम लोग आईने अखबारी कहते थे। तीसरे पार्ट को क्या कहते थे, आईने अखबारी कहते थे। और इसी में अकबर के जो प्रशासन था, राजस्व था, साम्राज्य था, उसका जो ब्यौरा मिलता है। ठीक है, तो इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति को भी विशिष्ट वर्णन देखने को हमें मिला है। तो पूछा जाता है यानी जो परंपरा और संस्कृति है किस पार्ट में देखने को मिला था, तो हम लोग को थर्ड पार्ट में जिसका नाम है आईने अखबारी, वहीं पे देखने को मिला है। ठीक है, और जो विविध प्रकार की जो चीज़ें थी उसमें उसकी क्या कीमत थी, उसकी कैसा पैदावार है, उसके फसल क्या क्या थे, उनकी मजदूरी क्या है, उसके राजस्व के बारे में जो है विवरण जो है हमें थर्ड पार्ट आईने अखबारी में ही देखने को मिलता है। क्लियर है, तो आईने अखबारी क्या है, आईने अखबारी जो है ये थर्ड पार्ट है या तीसरा जिल्द है किसका, तो अकबरनामा का। क्लियर है आपका यहाँ तक। नेक्स्ट है हम लोग का वो है आपका जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। तो देखिए नूरजहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। ये नूरजहाँ जो है ना, जब तक ये पता है मेहरुनिशा इसको हम लोग कहते हैं, वो 1611 में इनका विवाह हुआ था। और इन्हीं के नाम पे जो है एक चांदी के सिक्के जो है जहांगीर ने जारी किया था, जिसमें एक और स्वयं की किताब उत्कीर्ण है, दूसरी और स्वयं रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा चांदी के सिक्के जो है कौन मुगल सम्राट ने जारी किया था, तो नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने जारी किया था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश फरमाने चौकोर मोहर बताती है उदारत और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश। ठीक है, तो ये इसमें से यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब देखिए हम लोग ये बताते हैं कि सुलह कुल क्या है। तो अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों सभी धर्मों के अनुयायी की एक ही जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद पे इकट्ठे थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते। मतलब समझ में आ गया होगा कि सुलह एक कुल क्या है। तो ये इसमें क्या था आपका ये मतलब इसमें पुत्र जहांगीर जो है अकबर के बारे में बताते हैं कि इसमें मतलब किस तरीके से उसके साम्राज्य में एक समान की व्यवहार की जाती थी। ठीक है ना, जहाँ पे आपका ईसाई यहूदी जो थे एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे और अच्छे बुरे हर तरह के का उसके में मतलब की जगह थी और वो हर धर्म को मानते थे। इस तरीके से यहाँ पे सुलह कुल में इसका सिद्धांत के बारे में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात साम्राज्य। तो देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी अंतिम वर्ष में वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। मतलब समझ में आ गया होगा आपका, मतलब कि अभी 16वीं शताब्दी जो कुलीन वर्ग लोग थे मुगल के, ठीक है, अब वो लोग इतना धन जमा कर लिए, उनके पास इतने संसाधन होने लगा ना कि वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो स्वयं जो है एक शक्तिशाली केंद्र बन गया था, ठीक है। तो ये हमें 17वीं शताब्दी में जो है देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं डियर यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस किस टॉपिक से हमें यहाँ इस चैप्टर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए हम जो है इस चैप्टर को डिस्कस किए। तो ऐसे ही चैप्टर हम आपके पास लेके आएंगे जहाँ से हमें हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकर आप मतलब कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये बहुत ही बेटर रहेगा। एटलीस्ट 3 या 4 साल का हम आपके साथ गारंटी लेते हैं कि हम यहाँ पे सीटेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स एसएसटी में लेके आएंगे। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।